अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको वसूल हो सके। आइए चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 4 स्टूडेंट पढ़ना है, तो थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट पहले हम लिख लें। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन angle is equidistant from its arms। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट को सुना, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम के अंदर स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि एक एंगल का बाइसेक्टर है, उस बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस है, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने बनाया है एंगल। इसका नाम हम रखने लगे हैं ए ओ बी। इसका क्या नाम आपने स्टूडेंट्स रखा? ए ओ बी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे एंगल का नाम है एंगल ए ओ बी। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे। बाइसेक्टर मींस डिवाइड अ थिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने ये एंगल का बाइसेक्टर बना दिया और स्टूडेंट्स इसका नाम हम रखेंगे OM। अगर आपसे पूछा जाए ये जो OM लाइन है ये कौन सी लाइन है, तो जवाब होगा दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे एंगल का नाम है एंगल AOB और OM जो है वो एक बाइसेक्टर है एंगल का, और इस पे आपने एक पॉइंट लेना है जिसका नाम आप रखेंगे P। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको क्वेश्चन में गिवन था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक बाइसेक्टर एंगल के बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है जिसका नाम है P। तो स्टूडेंट्स हमने इसका नाम P जो है वो रख लिया। तो आप आइए हम सबसे पहले गिवन की जानिब चलते हैं ताकि गिवन लिख सके। आप ब्लू मार्कर के साथ गिवन की हेडिंग देंगे, गिवन। उसके बाद आप लिखेंगे अ पॉइंट P, अ पॉइंट P इज ऑन OM। आपने देखा एक पॉइंट P है, किस पर? O पर। दोबारा सुनिए, एक पॉइंट P है वो किस पर लगा है? OM पे लगा है। अब OM क्या है वो भी सुनिएगा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। जैसे कि आपने देखा कि पॉइंट A इज ऑन OM, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। आपने देखा कि बाइसेक्टर है
एंगल ए ओ बी एंगल है और ओ एम इसका क्या है, बाइसेक्टर। आइए इसको एक दफ़ा दोबारा समझते हैं। पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये स्टूडेंट्स आपको क्या है, गिवन है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम को, इसके आर्म्स बन रहे हैं। एक पॉइंट स्टूडेंट इसका आर्म बनेगा ये नीचे की जानिब पी क्यू, और एक आर्म स्टूडेंट्स ये बनेगा जिसका नाम हम पी आर रखेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं आर्म्स को, ताकि ये स्टूडेंट्स जो आपने आर्म ड्रॉ करने हैं वो आपने कहाँ ड्रॉ करने हैं, कहाँ ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो आइए चले इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इसका नाम आप रखेंगे क्यू, और इसका नाम रखेंगे आर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास दो आर्म्स हैं, इसके अंदर आपके पास दो आर्म्स हैं, एक का नाम पी क्यू है और एक आर्म का नाम पी आर है। जैसे कि आपने देखा एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, तो आपने कहा अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम। अब ओ एम क्या चीज़ है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। जैसे कि आप देख रहे हैं टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि ये जो इसके आर्म्स हैं, पहले आर्म का नाम है पी क्यू, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दूसरे आर्म पी आर के। पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी आर के। और आप कह सकते हैं पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम OA and OB। आइए एक दफ़ा दोबारा इसको समझते हैं, जितना आपने अभी तक परफॉर्म कर लिया है उसको हम दोबारा एक दफ़ा समझते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब देख रहे हैं कि सवाल में गिवन था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो आपको पता था कि एक एंगल का बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक पॉइंट है। तो आपने क्या किया, पहले एंगल बनाया एंगल ए ओ बी, उसका बाइसेक्टर बनाया ओ एम, उस ओ एम पर आपने एक पॉइंट पी लगा दिया। अब आप क्या कहते हैं कि अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम। जैसे कि आपने कहा कि ओ एम पर एक पॉइंट है, और ओ एम क्या चीज़ है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओ एम बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। प्रूव आपको कर रहा है कि इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, वो जो एंगल है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म है। अब आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट, इसका पॉइंट पी है, इसका एक आर्म बनता है पी क्यू और एक आर्म बनता है पी ओ। एक पॉइंट बनता है पी क्यू और दूसरा बनता है पी आर। तो आप बोलेंगे कि पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। अब आप बता रहे हैं कि पी क्या चीज़ है, पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। अब आप देख रहे हैं ये जो पी है वो इक्वी डिस्टेंस है ओ ए से और ओ बी से। इसका मतलब है ये जो ओ ए और ओ बी का सेंटर पॉइंट है उसका नाम है पी। स्टूडेंट्स ये सेंटर पॉइंट वाकई सेंटर पॉइंट है। ये कैसे आपको पता चला सेंटर पॉइंट है, क्योंकि आपने एंगल ए ओ बी का क्या बनाया था, बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर के ऊपर आपने एक पॉइंट लगाया था। अब आप कह सकते हैं कि ओ ए और ओ बी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ ये भी आप कह सकते हैं कि पॉइंट पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ओ ए से और ओ बी से। आइए स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन जो है वो क्वेश्चन में आसानी पैदा करने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो आइए कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है कंस्ट्रक्शन। आप देख रहे हैं कि आपने क्या कर रखा है कि ये जो पी क्यू है, दोबारा सुनिएगा, ये क्या है, जो पी क्यू है वो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्या आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर ड्रॉ किया, ओ बी पर। दोबारा सुन लें, पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ बी के ऊपर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू, ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। दोबारा स्टूडेंट्स देखिए ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं
कि आपने पी क्यू परपेंडिकुलर बनाया था, किस पर बनाया है, ओ बी पे। इस तरह स्टूडेंट्स आप पी आर परपेंडिकुलर बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, ओ ए पे। दोबारा देखिएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर आप बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, ओ बी पर, और पी आर परपेंडिकुलर बना रहे हैं किस पे, ओ आर पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी एंड पी आर परपेंडिकुलर ओ ए। तो ये स्टूडेंट्स आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए थे, जो कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा था वो आप पहले से परफॉर्म कर चुके हैं कि आपने पी क्यू परपेंडिकुलर बनाया है ओ बी पर और पी आर परपेंडिकुलर बनाया है आपने ओ ए पर। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर लिया है। आइए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की जानिब, यानी प्रूफ की जानिब। आपको पता है प्रूफ के 2 सेगमेंट होंगे, जैसे कि आपको पता है इस बात का, प्रूफ के 2 सेगमेंट होंगे। एक का नाम होगा स्टेटमेंट और दूसरे का नाम होगा रीजंस। तो ये स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट और रीजन को डिस्कस करने लगे हैं। आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रही हैं। मैं आपको दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करके भी दिखाना चाहता हूं, मैं आपको शेड भी कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे समझना। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई, एक ट्राइंगल ऊपर वाली है और एक ट्राइंगल नीचे वाली है। तो मैं आपको इसमें शेड करके दिखाता हूं, देखिएगा कौन कौन सी ट्राइंगल हमारे पास अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं एक शेड मैंने आपके सामने ये किया है। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक शेडिड डायग्राम है और एक नॉन शेडिड डायग्राम है। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो बन रही हैं, एक शेडिड है और एक नॉन शेडिड, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सेपरेट सा ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब देख रहे हैं मैं इसको ज़रा कलर थोड़ा आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। अब आप देख रहे हैं कि अब आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा, शायद पहले कलर ठीक से नज़र ना आ रहा हो। तो अब आप देख रहे हैं हमको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक शेडिड डायग्राम हमने बना दिया है और एक नॉन शेडिड डायग्राम है। स्टूडेंट्स ये सिर्फ समझाने के लिए आपने शेड लगाने हैं, क्वेश्चन में शेडिंग करना आपको रिक्वायर नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड आपने एग्ज़ाम के अंदर आपने इसको शेड नहीं करना। अगर आप शेड करेंगे तो माइट भी पॉसिबल एग्जामिनर को वो मुनासिब ना लगे। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सिर्फ मैंने आपके सामने डायग्राम के अंदर शेड लगाए हैं, आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर शेड नहीं लगाने। तो आइए हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल हमारे पास है पी, एक ट्राइंगल का नाम है पी ओ क्यू और दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी ओ आर। जैसे कि आप देख रहे हैं, दोबारा देखिएगा, पहली ट्रायंगल का नाम है पी ओ क्यू और दूसरी का नाम है पी ओ आर। आपके ज़हन में सवाल होगा हम ओ को ही सेंटर में क्यों लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मेन एंगल ओ था, आपको याद है आपने एंगल ड्रॉ किया था, एंगल ए ओ बी, और एंगल किस पे बना था, ओ पे, और बाइसेक्टर भी आपने किसका बनाया था, ओ का। इसलिए ओ हमारा मेन एंगल है। इसलिए आपने ट्राइंगल्स को कुछ ऐसे ड्रॉ करना है सेपरेट। जब आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे पी ओ क्यू पी ओ आर। ऐसे स्टूडेंट्स हम 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। मैं आपको सेपरेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपने पहली ट्रायंगल बनाई, इसका नाम आपने रखा पी ओ क्यू। अब हम दूसरी ट्रायंगल स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसका नाम होगा पी ओ आर। 2 ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमारे पास बनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक है ट्राइंगल पी ओ क्यू और दूसरी है पी ओ आर। ये आपने ड्रॉ कर ली। अब हम स्टूडेंट्स इसको परफॉर्म करने लगे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं इन ट्राइंगल POQ correspondence, triangle POR, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों ट्राइंगल के अंदर तीन चीज़ों को क्या करना है, प्रूव करना है। कितनी चीज़ों को स्टूडेंट्स आपने प्रूव करना है? तीन चीज़ों को। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है और आप ट्राइंगल को देख रहे हैं और ट्राइंगल में आपको एक चीज़ गिवन भी है, मैं याद करवा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। अब देख रहे हैं हमारे पास क्या था, एंगल AOB और उसका बाइसेक्टर था, आपने OM बनाया था। आपने बोला कि पॉइंट P जो है वो इस पे एनी पॉइंट है, और आप साथ ये भी बता रहे हैं कि जो आप बता रहे थे कि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के। स्टूडेंट्स ये आपको प्रूव करना है कि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के। आप दोनों ट्राइंगल्स को पहले देखें। दोनों ट्राइंगल्स को जब आप देख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में आपको एक साइड कॉमन नज़र आ रही है। अगर मैं आपको चलें आसानी पैदा करने के लिए मैं नाम खुद बता देता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट ट्राइंगल में एक साइड का नाम है PQ, दूसरी का नाम है OQ, तीसरी का नाम है OP। दोबारा सुनिएगा, पहली ट्राइंगल की साइड्स का नाम है PQ, दूसरी का नाम है OQ, तीसरी का नाम है OP। अब दूसरी ट्राइंगल को समझते हैं हम। आप देख रहे हैं दूसरी ट्राइंगल की फर्स्ट साइड का नाम है PR, फिर RO, फिर OP। दोबारा PR फर्स्ट साइड है, RO सेकंड साइड है, OP थर्ड साइड। तो आपने देखा दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है और उसका नाम क्या है, OP। क्या नाम है, OP। यू कैन से दैट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। OP किसके कॉन्ग्रुएंट है, OP की। रीजन आप इसकी क्या लिखेंगे, कॉमन। स्टूडेंट्स आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। OP के कॉन्ग्रुएंट है और रीजन आपने देखी कि दोनों साइडें आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। आइए जरा डायग्राम को समझते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास पूरा एंगल था AOB। जरा दोबारा देखिएगा, पूरे एंगल का नाम क्या है, एंगल AOB। आपने इसका बाइसेक्टर बना दिया। जब स्टूडेंट्स आपने इसका बाइसेक्टर बनाया तो ये आधा आधा एंगल हो गया। आधे एंगल का नाम हो गया POQ। ये आधा एंगल ये वाला, इस देखिएगा क्या है, POQ, और आधा ऊपर वाला है उसका नाम क्या है, POR। दोबारा देखिए, हमारे पास पूरा एंगल था AOB। जो ही आपने इसका बाइसेक्टर बनाया ये आधा हो गया, आधे का नाम होगा POQ और आधे का नाम क्या होगा, POR। स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स का बाइसेक्टर बनाना था ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अगर आपको याद हो तो आप गिवन में भी देख सकते हैं, अ पॉइंट P इज ऑन OM द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो आप कह सकते हैं कि एंगल POQ वो कॉन्ग्रुएंट होगा स्टूडेंट्स एंगल POR के, और ये आपको क्या है, गिवन है। ये स्टूडेंट्स आपको क्या है, इसकी रीजन क्या है, गिवन है। याद रखिएगा आपके पास पूरा एंगल था, आपने इसको आधा किया था, उसका बाइसेक्टर किया था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट था एंगल POQ और जो सेकंड पार्ट था एंगल POR, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपने क्या किया था कंस्ट्रक्शन के अंदर, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको याद करवाता हूँ, ज़रा आप कंस्ट्रक्शन को देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में आपने कहा था ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर ऑन OB। इसका मतलब आपने परपेंडिकुलर बनाया। याद रखिएगा आप जब भी किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होगा। वो परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आपने कहा कि आपने PQ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OB पर एंड PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OA पर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू डायग्राम
पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब हो गया एंगल पी क्यू ओ। स्टूडेंट्स अगर आपने ये पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्यू पे 90 डिग्री बनेगा। क्यू पे कितने डिग्री बनेगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री बनेगा। और आपने पी आर ड्रॉ किया, इसका मतलब हो गया आर पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ये ज़हन में रखिएगा, हमेशा परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि एंगल पी क्यू ओ वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी आर ओ। आपने देखा एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ ये दोनों इक्वल होंगे। और आप इसकी रीजन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स आप इसको ईच एंगल इज 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, मगर आपने कंस्ट्रक्शन क्यों लिखा? कंस्ट्रक्शन लिखने की वजह ये थी कि स्टूडेंट्स आपने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओ बी पर और पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओ ए पर, इस वजह से आप इसको कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि आपने एक थ्योरम के अंदर 3 चीज़ों को प्रूव करना होता है, तो स्टूडेंट्स हमारी 3 चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। यू कैन से दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्राइंगल पी ओ आर के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि थ्योरम के अंदर आपने 3 चीज़ों को प्रूव कर लिया। आपने एक साइड और 2 एंगल्स को प्रूव किया। तो आपको पता है कि आप कोई सी भी 3 चीज़ें प्रूव कर लें तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। नाउ यू कैन से दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ओ आर। कैसे आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट किया? आप देखें, सबसे पहले आपने साइड फाइंड की, उसके बाद आपने क्या फाइंड किया? एंगल फाइंड किया, उसके बाद क्या फाइंड किया? एंगल फाइंड किया। ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये भी साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा 10 चैप्टर में आपने एक पास्चुलेट पढ़ा था, ASA पास्चुलेट। तो उसमें आपने पढ़ा था इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ 2 ट्राइंगल if one side and any 2 angles of one triangle are congruent to corresponding side and angle then triangles are congruent। तो ये स्टूडेंट्स आपने ASA पास्चुलेट पढ़ा था, उसमें 2 साइडें और 2 एंगल्स और 1 साइड थी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसके अंदर भी 2 एंगल्स और 1 साइड है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पास्चुलेट यू कैन से दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ आर। जब आप समझते हैं जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, जब ट्राइंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो आप कह सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच एंड एवरीथिंग। तो आप कह सकते हैं कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? corresponding sides of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangle। तो ये स्टूडेंट्स आपने थ्योरम को कंप्लीट कर दिया। आइए हम एक दफ़ा थ्योरम का रिव्यू लें ताकि जो डाउट आपके जहन में हैं उन्हें हम क्लियर कर दें। थ्योरम नंबर 4 है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नंबर ऑफ टाइम पेपर में आ चुका है, आपको इस बारे में आइडिया है। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट थी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो आपने सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करना था। एंगल आपने कैसे ड्रॉ किया? आपने एंगल ड्रॉ किया एंगल ए ओ बी, आपने ओ को सेंटर में लिखा ए ओ बी, और आपने ओ का बाइसेक्टर बना दिया जिसका नाम ओ एम रखा, और इस ओ एम पे आपने एक पॉइंट पी रख दिया। गिवन आपने लिखा जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट P इज ऑन OM। OM क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है? ये जो पॉइंट है वो अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस होता है। इसका एक आर्म बनेगा PQ, एक आर्म बनेगा PR। आपने लिखा PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। अब आप क्या बताना चाहते हैं? P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB। तो आपने ये बता दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने क्या कहा? कंस्ट्रक्शन में आपने बाकायदा तौर पे लिखा कि ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर ऑन OB,
आपने परपेंडिकुलर बनाया, ओ बी बेस है, इसके आपने बाद बोला पी आर परपेंडिकुलर ओ ए, पी आर इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या है इसके अंदर ओ ए। तो ये आपने स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन में कहा। इसके बाद आपने देखा जो ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई और मैंने आपके सामने इसको शेड भी किया और मैंने आपको इसको सख्ती से मना किया कि आपने पेपर में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, हाँ वो स्कूल का एनीवेयर जहाँ भी कोई एग्ज़ाम हो, आपने ये शेड्स नहीं करने। जो शेड मैंने आपको करके दिखाए, हमारा शेड करना आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू पहली ट्रायंगल है और ट्रायंगल पी ओ आर दूसरी ट्रायंगल। मैंने आपको बताया हमारा ओ मेन एंगल है, इसलिए आपने पी ओ क्यू और पी ओ आर इस तरह दो ट्रायंगल्स के नाम लिखने हैं। और आप देखिएगा जैसे कि मैंने सेपरेट करके भी आपके सामने ट्रायंगल बनाई थी, पी ओ क्यू और पी ओ आर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्रायंगल्स थी प्रूफ के अंदर, आपने इसको लिखा ट्रायंगल पी ओ क्यू करस्पोंडेंस ट्रायंगल पी ओ आर। आपने कहा कि ओ पी के कॉन्ग्रुएंट है, आपने देखा था दोनों ट्रायंगल में एक ही ऐसी साइड थी जो कॉमन थी, OP और OP ये दोनों साइडें आपस में कॉमन है। यू नो दैट ये कॉमन है तो ये यकीनन कॉन्ग्रुएंट भी होगी। उसके बाद आपने कहा कि एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट एंगल POR। जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं, हमारा मेन एंगल था O, तो आपने इसका बाइसेक्टर बना दिया तो इसके दो हिस्से बन गए, POR इसका ये वाला पोर्शन बनेगा और POR इसका दूसरा हाफ होगा। तो आपने ये गिवन के अंदर किया था कि आपने बाइसेक्टर बनाया था और एंगल O के दो बाइसेक्टर बन गए थे और उन दोनों का नाम था एंगल POQ और एंगल POR। ये स्टूडेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और इसकी रीज़न आपने गिवन लिखी। उसके बाद आपको याद है कि हमने डिस्कस किया था कि आपने PQ था परपेंडिकुलर बनाया था। तो मैंने बताया जब भी परपेंडिकुलर बनेगा ये राइट एंगल बनेगी ट्रायंगल। जब भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे वो राइट एंगल होगा और परपेंडिकुलर बाय सेल्फ हिमसेल्फ जो है वो राइट 90 डिग्री का होगा। जो परपेंडिकुलर है वो खुद जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो आप कह सकते हैं कि एंगल PQO और एंगल PRO, क्योंकि PR भी परपेंडिकुलर है और PQ भी, PRO और PQO ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज बोथ एंगल आर 90 डिग्री। ये आपने कंस्ट्रक्शन में किया था, दैट्स वाई आपने रीजन में कंस्ट्रक्शन लिख दी। तीन चीज़ें आपने प्रूव कर दी। नाउ यू कैन से दैट ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। साइड एंगल और साइड एंगल याद रखिएगा, साइड एंगल पास्टुलेट भी आप लिख सकते हैं। तो जब आपने पढ़ा और जब आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यू कैन से दैट बोथ ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच एंड एवरीथिंग। तो आप कह सकते हैं कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR करस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम नंबर 5 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था लेक्चर के 6 के 6 थ्योरम्स एक से बढ़कर एक है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी थ्योरम को माइनर मत समझिएगा। आइए इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल equidistance from its arms is on the bisector of it. तो ये आपने देखा, मैंने आपके सामने इसकी स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। अब आपको गिवन है कि एक एंगल के अंदर एक पॉइंट है और वो पॉइंट भी किधर है, इनसाइड एंगल के अंदर पॉइंट है। दोबारा सुनिएगा, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक एंगल के अंदर एक पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, वो पॉइंट अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस है। यू हैव टू प्रूव दैट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। आपने बताना है कि वो इस पे बाइसेक्टर बनता है।
स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा स्टेटमेंट को पढ़कर हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक एंगल के अंदर एक पॉइंट वाक़या है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, जो अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस है। आपको प्रूव करना है इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, और आपको बताना है वो पॉइंट जो है वो एंगल का बाइसेक्टर बनाता है। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम डायग्राम को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। आइए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल थ्योरम नंबर 4 की तरह इसका नाम वही रखेंगे, ए ओ बी। जैसे कि आप देख रहे हैं वही नाम हमने लिखे जो अभी हमने कुछ देर पहले थ्योरम नंबर 4 में लिखे थे। इसके बाद आपने क्या करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। जैसे आप देख रहे हैं इनसाइड पी, एंगल के अंदर आपने एक पॉइंट पी ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस है। इस आर्म का नाम Q होगा और इस आर्म का नाम R होगा। तो आइए सबसे पहले हम जो है इसका नाम स्टूडेंट्स PR होगा, PQ, और इसका नाम PR। तो आइए हम सबसे पहले गिवन को लिखते हैं। गिवन लिख लेंगे तो फिर आपके लिए समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अब देख रहे हैं आपको गिवन है एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट का नाम आपने क्या रखा है, P। एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। आपका एंगल है AOB, उसके अंदर एक पॉइंट लाई कर है जिसका नाम आपने रखा है P। दोबारा देखिएगा, एनी पॉइंट P लाई इनसाइड एंगल AOB। उसके बाद आप बोलेंगे वेयर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन OB। अब देख रहे हैं PQ परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन है, राइट एंगल बनाएगा। किस पर राइट एंगल बनाएगा, OB पर। इसका मतलब OB बेस हो गया। एंड PR परपेंडिकुलर टू OA। आपने देखा कि आपने दो परपेंडिकुलर बनाए हैं। एक परपेंडिकुलर आपने PQ ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर आपने PR ड्रॉ किया है। PQ आपने OB पे बनाया है और PR आपने OA पर बनाया है। स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है कि जब भी परपेंडिकुलर बनेगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारी बनेगी। तो आपने ड्रॉ कर लिया। अब एक दफ़ा देखिएगा, गिवन हमारे पास है एनी पॉइंट P इनसाइड एंगल AOB। जैसे कि आपने सवाल में पढ़ा, एक एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक एंगल के अंदर एक पॉइंट है। तो आपने बोला एनी पॉइंट P लाई इनसाइड एंगल AOB। एंगल AOB एक एंगल है, उसके अंदर आपने एक पॉइंट P लिया। उसके बाद आपने कहा कि PQ इज़ परपेंडिकुलर OB एंड PR इज़ परपेंडिकुलर OA। तो ये स्टूडेंट्स हमें गिवन था। आइए एक प्रूफ की तरफ चलते हैं। टू प्रूफ तो प्रूव आपको क्या है, पॉइंट P is on the bisector. Point P is on the bisector of angle AOB। तो स्टूडेंट्स आपको क्या प्रूव करना है कि पॉइंट P जो है वो एंगल AOB का बाइसेक्टर है। अगर मैं आपको थ्योरम नंबर 4 याद कराऊं तो ये स्टेटमेंट हमें थ्योरम नंबर 4 में गिवन थी, बट थ्योरम नंबर 5 में ही आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। आप ये भी कह सकते हैं कि थ्योरम नंबर 5 थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, उलट है।
तो आपने देखा पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। पॉइंट P को आपने प्रूव करना है कि वो एंगल AOB का बाइसेक्टर है। तो आइए स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन को भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स इस थ्योरम की सबसे आसान है। आइए डायग्राम को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, ज्वाइन O टू P। आप O को किससे ज्वाइन कर देंगे, P से ज्वाइन कर देंगे। आप O को किससे ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, P को ज्वाइन कर देंगे। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन O टू P। आप O को किससे ज्वाइन कर देंगे, P से ज्वाइन कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा 4 नंबर का थ्योरम कंप्लीट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने सबसे पहले गिवन लिखा, फिर प्रूव लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा, फिर आपने सबसे पहले डायग्राम बनाई। तो ये 4 नंबर का थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स प्रूफ की जानिब चलते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रूफ की दो सेगमेंट प्रूफ के होंगे। आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे प्रूफ, अब इसके सेगमेंट बनाएंगे स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट्स और रीजंस सेंटर में आप ऐसे लाइन लगा लेंगे ताकि इन्हें कैटेगराइज कर दें, इसके 2 पोर्शन बना दें। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 ट्राइंगल्स अवेलेबल हैं, 2 ट्राइंगल्स हमारे पास अवेलेबल है। आइए मैं आपको दोनों ट्राइंगल्स को अलग-अलग शेड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपने शेड नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए आपको हम शेड करके दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल को शेड कर दिया और एक ट्रायंगल को शेड नहीं किया। शेड करने का स्टूडेंट्स आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि ट्रायंगल हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ट्रायंगल्स अवेलेबल है। जैसे कि भी आपने कुछ देर पहले थ्योरम नंबर 4 में भी पढ़ा था कि आपने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ की थी, आपको याद है। वही ट्रायंगल्स हम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। पहली ट्रायंगल आपकी है, देखिएगा उसकी शेप कुछ ऐसे बन रही है। इसका नाम होगा स्टूडेंट्स POQ। पहली ट्रायंगल का नाम आपने क्या ड्रॉ किया है, POQ। अब दूसरी ट्रायंगल स्टूडेंट्स हम साथ बनाएंगे। मैं इसको आपके सामने शेड करता हूँ, देखिएगा। इस ट्रायंगल का नाम होगा POR। क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, POR। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, एक का नाम है POQ, पहली ट्रायंगल का नाम है POQ और दूसरी ट्रायंगल को हमने सीधा करके बनाया। जैसे कि आप देख रहे हैं वो टेढ़ी थी, तो मैंने आपके सामने सीधा करके बनाया और उसका नाम रखा POR। तो आइए स्टूडेंट्स प्रूफ को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ correspondence to triangle POR। ट्रायंगल POQ correspondence to triangle POR। तो स्टूडेंट्स अब 2 ट्रायंगल के अंदर 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स बगैर किसी इंतज़ार के हम बात को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जी, मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। आपने गिवन क्या पढ़ा था, आइए उसको एक दफ़ा, गिवन क्या लिखा था उसको एक दफ़ा पढ़ते हैं। एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। आपने कहा कि एक एंगल है AOB, उसके अंदर एक पॉइंट P लाई करता है और आपने बताया PQ परपेंडिकुलर है OA पर। इसका मतलब PQ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होगा ये 90 डिग्री का होगा। एंड PR इज परपेंडिकुलर OA। आपने सुना कि PR भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल
पी क्यू ओ, ये भी 90 डिग्री होगा। दोबारा सुनिएगा, एंगल पी क्यू ओ, क्यू पे एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का होगा। और एंगल पी आर ओ, ये भी 90 डिग्री का होगा। वजह क्या है कि पी क्यू भी परपेंडिकुलर है और पी आर भी परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में एंगल को लिखेंगे। आप लिखेंगे एंगल पी क्यू ओ, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी आर ओ। और रीज़न आप क्या लिखेंगे इसकी, गिवन। स्टूडेंट्स, आप ये भी रीज़न लिख सकते हैं, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। आप ये भी रीज़न लिख सकते हैं, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड ऐसी है जो सेम है। आइए पहले साइड्स को देखते हैं। आप देख रहे हैं, फर्स्ट साइड है पी क्यू, सेकेंड है ओ क्यू, थर्ड है ओ पी। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरी ट्राइंगल में पहली साइड है, उसका नाम है पी आर, दूसरी का नाम है आर ओ और तीसरी का नाम है ओ पी। जैसे कि आपको पता चल गया, दोनों ट्राइंगल में जो साइड कॉमन है वो कौन सी है स्टूडेंट्स आपके पास, ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। तो ये इसकी रीज़न आपने क्या लिख दी, कॉमन। ओ पी के क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन। उसके बाद आप आगे देखिएगा, एक चीज़ हमें और गिवन है स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको और गिवन है, वो अगर आप देखें आपको समझ आ जाएगा। आपको जैसे याद है कि पेपर में थ्योरम के अंदर लिखा है, एनी पॉइंट इनसाइड ऑन एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। आपको ये गिवन है स्टूडेंट्स कि ये जो पी क्यू है ये आर्म है और ये जो पी आर है ये आर्म है। तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के। उसकी वजह क्या है, ये आपको थ्योरम के अंदर ऑलरेडी गिवन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि दोनों आर्म्स हैं, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आप कह सकते हैं पहली ट्राइंगल का पी क्यू और दूसरी ट्राइंगल का पी आर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और रीज़न क्या है कि वो आपको गिवन अवेलेबल है। आप लिखेंगे पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, और ये स्टेटमेंट आपको क्या है, गिवन है। इसकी रीज़न आपने क्या लिख दी स्टूडेंट्स, गिवन। आपने देखा तीन चीज़ें हमने प्रूव कर ली, एक साइड, एक एंगल और दो साइड्स आपने प्रूव कर ली। स्टूडेंट्स, आपको ज़हन में रखना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं आपको 10th यूनिट का HS पास्चुलेट याद करवाऊँ तो उसमें आपने पढ़ा था, इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स इफ one side and if hypotenuse and any one side of one right angle triangle is congruent to the corresponding side and hypotenuse, then triangles are congruent. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल अवेलेबल हो तो उसमें आपने HS पास्चुलेट को अप्लाई करना है। तो आइए लिखते हैं, therefore triangle POQ is congruent to triangle POR। तो इसकी आप रीज़न क्या लिखेंगे, HS congruent HS। स्टूडेंट्स, आप इसमें HS पास्चुलेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, HS पास्चुलेट भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, यू कैन से दैट ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच एंड एवरीथिंग। अब आप कह सकते हैं कि एंगल POQ वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल POR के। अब आप कह सकते हैं एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है एंगल POR के। अब यहाँ पे लिखेंगे करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो गई, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB।
आप क्या कह सकते हैं, पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। आइए हम इस थ्योरम का एक दफ़ा रिव्यू लें ताकि ये थ्योरम आपको समझ आ जाए। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी स्टेटमेंट हमें अवेलेबल थी, एनी पॉइंट inside an angle equidistant from its arm is on the bisector of it। आपने देखा एक एंगल है, उसके अंदर एक पॉइंट लगा है, वो अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस है। आपको प्रूफ करना है कि वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है दोनों आर्म से। आपको प्रूफ करना है कि वो जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर बनाता है। तो आइए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्या करना होगा, थ्योरम को समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। आप क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे, एंगल AOB, उसके अंदर एक पॉइंट लगा देंगे P। जिसे कि आप देख रहे हैं, आपने कहा कि एनी पॉइंट P लाई इनसाइड एंगल AOB वेयर। उसके बाद आपने इसके आर्म्स बनाने हैं। आर्म कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, PQ को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OB पर और PR को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OA पर। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा वेयर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन OA एंड PR इज परपेंडिकुलर ऑन OA। उसके बाद आपको पहले क्वेश्चन में गिवन था, अगर आप देखें कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, कि वो अपने उसके आर्म्स जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। यू कैन से दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। तो ये स्टूडेंट्स हमें गिवन था। प्रूव आपको क्या करना था, प्रूव आपको क्या करना है कि वो जो पॉइंट आप ले रहे हैं P, वो बाइसेक्टर है। वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूव करना है पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो आपको ये प्रूव करना है कि पॉइंट P जो है वो AOB का बाइसेक्टर है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में आपने देखें ये किया कि जॉइन O टू P, आपने PO को P से ज्वाइन कर दिया। जो स्टूडेंट्स आपने O को P से ज्वाइन किया, हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ट्राइंगल जिसको मैंने आपके सामने शेड किया और एक ऐसी ट्राइंगल है जिसको मैंने शेड नहीं किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनेगी। आप देख रहे हैं मैंने सेपरेट करके भी बनाई हैं। पहली ट्राइंगल का नाम होगा OPOQ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बनी है, और दूसरी ट्राइंगल का नाम होगा POR, जैसे कि आप देख रहे हैं वो मैंने आपके सामने ये बनाई है। तो स्टूडेंट्स इन दो ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट और रीज़न का हवाला लेना है। आइए स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR। इसमें सबसे पहले आपने कहा कि ये जो एंगल, वो एंगल जो आपने परपेंडिकुलर के साथ ड्रॉ किया था, यानी एंगल POQ ये 90 डिग्री है और एंगल PRO ये भी 90 डिग्री है। आपने कहा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो आपने इसमें लिखा एंगल POQ वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल PRO, और रीज़न आपने बताई कि वो दोनों एंगल्स क्या हैं, गिवन है। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड जो है वो कॉमन है। जैसे आप देख रहे हैं OP और OP दोनों बोथ साइड्स में कॉमन था, तो आपने लिख दिया OP कॉन्ग्रुएंट टू OP, और रीज़न आपने कॉमन लिख दी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद है, जैसे कि आप गिवन को देख रहे हैं कि दोनों आर्म्स जो थे ट्राइंगल्स के वो कॉन्ग्रुएंट थे, यानी PQ कॉन्ग्रुएंट था PR के, तो आपने लिखा PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, और इसकी रीज़न आपने गिवन लिखी। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं तीन चीज़ें प्रूव हो गई हैं। नाउ यू कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल POQ वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल POR के। रीज़न आपने HS लिखी, हाइपोटेनियस एंड साइड। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनियस और साइड आप वहाँ लिखेंगे जहाँ आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है हमारे पास इसमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो आपने यहाँ पे HS पोस्टुलेट लिखा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, यू कैन से दैट ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच एंड एवरीथिंग। तो आप कह सकते हैं कि एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR। रीज़न आपने लिखी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। P इज ऑन द, जब एंगल POQ और एंगल POR आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हैं P इज ऑन द बाइसेक्टर
P is on the bisector of angle AOB। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम नंबर 6 स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी थ्योरम होगा, इसको आपने समझना है अच्छे तरीके से। आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। The bisector of the angles of a triangle are concurrent। तो स्टूडेंट्स आपने देखा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अगर आप एक ट्राइंगल के एंगल्स का बाइसेक्टर बनाएं, दोबारा सुनिएगा, अगर आप एक ट्राइंगल के एंगल्स का बाइसेक्टर बनाएं तो वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है, आपने थर्ड थ्योरम पढ़ा था, वो भी बिल्कुल इस तरह का था। उसमें आपने साइड के बाइसेक्टर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो अब की बात स्टूडेंट्स, आप एंगल्स के बाइसेक्टर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे ताकि हम क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकें। आइए शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल रेडी कर ली। इसका नाम होगा ABC। इसका नाम क्या होगा? ABC। आइए इसका गिवन लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसका गिवन भी थ्योरम नंबर 3 जैसा बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा है। आइए इसको लिखते हैं। इसका गिवन हमारे पास अवेलेबल है ट्राइंगल ABC। आपने देखा थ्योरम नंबर 6 का गिवन आपके पास क्या अवेलेबल है? ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट्स आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या चीज है? टू प्रूव आप देख रहे हैं, टू प्रूव क्या है हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। तो इसके स्टूडेंट्स एंगल कौन कौन से बनते हैं इस ट्राइंगल के? आप देख रहे हैं इसका पहला एंगल है A, दूसरा एंगल है B, तीसरा एंगल है C। फर्स्ट एंगल इज A, सेकेंड एंगल इज B, थर्ड एंगल इज C। तो आप कह सकते हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, angle B and angle C are concurrent। angle A, angle B, angle C are concurrent। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर जो हैं वो क्या होंगे? कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट भी मैंने आपको याद है, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। दो लाइंस अगर एक पॉइंट पे मैच करती हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। और जिस तरह आपने पढ़ा था, 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, सो दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्करेंट क्या होगा? तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर बनाएंगे, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस लाइन को आप बोलेंगे कॉन्करेंट। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसके कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं।
कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जब आप ड्रॉ करेंगे देन आप इसको लिख सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा हमने थ्योरम नंबर 3 के अंदर भी 2 साइडों के बाइसेक्टर बनाए थे, इस तरह हम इस थ्योरम के अंदर भी 2 एंगल्स के बाइसेक्टर बनाएंगे। तो आप देखिएगा हम क्या करने लगे, एंगल बी का बाइसेक्टर बनाएंगे। आप जैसे देख रहे हैं एंगल बी का बाइसेक्टर बन गया, और स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एंगल सी का बाइसेक्टर बनाएंगे। आइए इसको भी बनाते हैं। तो आपने देखा जो ही आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसको आप क्या बोलेंगे, आई। इसको स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। आपने देखा कि आपने एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर बनाया और वो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, आई पर। तो आइए स्टूडेंट्स जितना आपने परफॉर्म किया है, जितना आपने ड्रॉ किया है, उसको हम कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं जी, ड्रॉ बाइसेक्टर्स, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ angle B and angle C which intersects at point I। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स देखा कि आपने 2 एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वो दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब की बात स्टूडेंट्स आपको थोड़ा डायग्राम को देखना होगा। आइए थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं। आप यहाँ पे अब लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे आई डी। ये स्टूडेंट्स आपने आई डी परपेंडिकुलर किस पे बनाया है, बी सी पर। इसके बाद लिखेंगे आई ई, जैसे कि आप देख रहे हैं आई ई, ये किस पे बना है स्टूडेंट्स, ए सी पर। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे आई एफ, और ये किस पे ड्रॉ होगा, ए बी पे। तो स्टूडेंट्स आपने 3 बाइसेक्टर बनाए हैं, एक का नाम आई डी है और वो किस पे बना है, आई बी सी पर। उसके बाद आपने आई ई ड्रॉ किया, वो बना ए सी पर। और उसके बाद आई एफ ड्रॉ किया, वो स्टूडेंट्स किस पर बना है, ए बी पर। तो आइए हम इसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ड्रॉ आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी। उसके बाद आपने कौन सा बनाया था, आई ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड आई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक का नाम आई डी है और वो बी सी पर बना। उसके बाद आई ई है, वो ए सी पर बना। उसके बाद आई एफ है, वो आपने स्टूडेंट्स किस पे ड्रॉ किया है, ए बी पर आपने उसको ड्रॉ किया है। तो आइए स्टूडेंट्स हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्रूफ की तरफ। आप देख रहे हैं प्रूफ के 2 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट स्टूडेंट्स क्या होगा, रीजंस। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट सेगमेंट क्या है, स्टेटमेंट, और सेकंड क्या है, रीजन। तो आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा ज़रा समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम को, आप डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें परपेंडिकुलर है आई डी, परपेंडिकुलर है आई ई और परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स आई एफ। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप देखिएगा सबसे पहले इस परपेंडिकुलर को इस परपेंडिकुलर के इक्वल करेंगे, यानी आई डी को आई एफ के इक्वल करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, आप इसलिए प्रूव करना चाहते हैं कि
ये पॉइंट्स अगर आपस में इनकी लेंथ इक्वल हो जाए, जैसे आई डी की लेंथ आई एफ के इक्वल हो जाए, आई डी की लेंथ आई ई के इक्वल हो जाए, उसके बाद आई ई की आई एफ के इक्वल हो जाए, ये तीनों लेंथ्स अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे ही कॉन्करेंट हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे स्टार्ट में आई एफ is congruent to ID। IF किसके congruent है? ID के। और साथ ही आप इसको लेबल करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ID IF is congruent to ID, आप यहाँ पे लिखेंगे any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms। ये स्टूडेंट्स आपने थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी है कि आई एफ आई डी के कॉन्ग्रुएंट क्यों है। आपने बताया एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे सिमिलरली। आप लिखेंगे सिमिलरली आई एफ आई डी के कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे, जैसे कि आपने ज़रा मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा, डायग्राम को देखिएगा। आपने आई एफ को आई डी के इक्वल किया, अब आई डी को आई ई के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कि आई डी कॉन्ग्रुएंट है आई ई के। आई डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? आई ई के। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं, डायग्राम को आप देख रहे हैं, अब एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। आपने आई एफ को आई डी के कॉन्ग्रुएंट किया, अब आई डी को आई ई के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह जाएगी, वो क्या स्टूडेंट्स? आई ई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। तो स्टूडेंट्स इसको हम इसके कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आइए तो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आई ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपने किसके? आई एफ के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने लिखा, आपने बताया कि आई एफ आई डी के कॉन्ग्रुएंट है, इसकी तरह आपने बताया आई डी आई ई के कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह आप देख रहे हैं कि आई ई जो है वो आई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं सो द point I is on the bisector of angle A। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि पॉइंट I जो है वो बाइसेक्टर किसका है? एंगल A का बाइसेक्टर है। इसके बाद जब आपने प्रूव कर लिया कि पॉइंट I जो है वो बाइसेक्टर एंगल A का, तो आप ये भी कह सकते हैं कि also the point I is bisector of angle ABC and angle BCA। स्टूडेंट्स ये एंगल ABC और एंगल BCA क्या है, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि आप डायग्राम को देख रहे हैं ABC, इसका मतलब एंगल B होगा। आपने यहाँ पे सिर्फ एंगल B लिखा है, मगर आप वहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एंगल ABC। AB का मतलब क्या होगा? B वाले एंगल का बाइसेक्टर। और यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं? दूसरा एंगल क्या लिख रहे हैं? BCA। तो स्टूडेंट दूसरा एंगल C कहलाएगा। अब देख रहे हैं एंगल ABC और एंगल BCA। अब आपने देखा कि पॉइंट I जो है वो एंगल A का भी बाइसेक्टर है, पॉइंट I जो है वो एंगल B और एंगल C का भी बाइसेक्टर है। नाउ यू कैन से दैट
Thus, the bisector of angle A, angle B and angle C are concurrent at point I। तो ये स्टूडेंट्स हमारा थ्योरम नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 12 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12.3 एक्सरसाइज भी थ्योरम की एक्सरसाइज है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व नहीं करना। तो हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 को सॉल्व करेंगे। आइए उसे स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 12 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर द फॉलोइंग आर फॉल्स। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इन्हें सॉल्व करते हैं। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं बाइसेक्टर का क्या मतलब होगा, किसी भी चीज़ को टू थिंग्स में डिवाइड कर देना। तो ये स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। वाकई बाइसेक्टर का मतलब किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सेकंड पार्ट देखते हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर which pass through the midpoint of line segment। तो स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है, वो एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो लाइन सेगमेंट के मिड से गुजरता है। तो स्टूडेंट्स ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। Any point on the bisector of a line segment is not equidistant from its arm। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है और आपको याद होगा कि वो इक्विडिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स आर्म से। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो स्टूडेंट इसमें नॉट कवर्ड लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं एनी पॉइंट equidistant from the end point of line segment is on the right bisector of it। ये स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एनी पॉइंट equidistant from end point of a line segment is on the right bisector of it। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फिफ्थ स्टेटमेंट, द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट थी द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये नॉट नहीं आता, तो स्टूडेंट्स इस नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आगे देखिएगा सिक्स स्टेटमेंट, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये आपने अभी कुछ देर पहले थ्योरम नंबर 6 में स्टेटमेंट पढ़ी कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी सेवेंथ स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो ये स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है। इसमें आपको याद है थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या थी, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो आप देख रहे हैं इसमें नॉट कवर्ड है, तो इस नॉट की वजह से स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख रहे हैं, any point inside an angle is equidistant from its arm is on the bisector of it। तो ये स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट है और ये इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप बुक पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अवेलेबल है, इफ CD
इफ सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, आपने देखा कि सी डी क्या है, राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, देन आपको बताना है कि ओ एम किसके इक्वल है और ए क्यू किसके इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। ए ओ सी, ए ओ बी, यहाँ सी है, इसके बाद यहाँ डी है और यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट है क्यू, एक और पॉइंट है क्यू। आप देख रहे हैं ए को क्यू से ज्वाइन किया गया है और बी को क्यू से ज्वाइन किया गया है। ए को किससे ज्वाइन किया गया है, क्यू से, और बी को क्यू से। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ए बी एक पूरी लाइन है, ए बी एक पूरी लाइन है। आपने जब सी डी लाइन ड्रॉ की तो इसने इसके 2 हिस्से कर दिए। दोबारा सुनिएगा, ए बी एक पूरी लाइन थी, जो ही आपने सी डी ड्रॉ किया आपने ए बी के 2 पार्ट बना दिए, फर्स्ट का नाम ओ ए और सेकंड का नाम ओ बी। तो आप देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट पार्ट है ओ ए, वो किसके इक्वल होगा, तो स्टूडेंट आपको पता है ए बी एक पूरी लाइन है, फर्स्ट हाफ होगा ओ ए और सेकंड हाफ होगा ओ बी। तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओ बी के। ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके 2 आर्म्स हैं, पहले आर्म का नाम है ए क्यू और दूसरे आर्म का नाम है बी क्यू। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक क्वेश्चन के अंदर थ्योरम जो आपने पढ़ा कि आर्म जो है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप कह सकते हैं कि ए क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। स्टूडेंट्स आपको याद है आपने थ्योरम नंबर 3 भी पढ़ा है, थ्योरम नंबर 4 भी पढ़ा है, थ्योरम नंबर 5 भी पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि आर्म्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो स्टूडेंट्स एंड पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं, ए क्यू एक एंड पॉइंट बनता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम और बी क्यू भी दूसरा एंड पॉइंट बनता है। यू नो दैट एंड पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस, वो लेंथ में क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस। तो ए क्यू किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 की डेफिनेशंस बता चुके हैं, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। पेज नंबर 210 पे थ्योरम क्वेश्चन नंबर 3 की डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, आप देख रहे हैं इसकी स्टेटमेंट है, द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x y z। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है और AD जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है एंड वी हैव टू फाइंड दैट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसकी ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। आप ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ट्राइंगल है ए बी सी, आप ए डी एक बनाएंगे लाइन जो बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को, और एंगल ए जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एक्स और वाई में। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जी है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। जैसे कि आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सवाल में आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको याद है इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी होती है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्वी एंगुलर ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके सारे एंगल्स मतलब तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। और ये चीज़ें आपको क्या है, गिवन है।
बिकॉज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स तीनों एंगल्स हमें इक्वल हैं। एज यू नो सम ऑफ थ्री एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। स्टूडेंट्स तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री का। जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों एंगल्स इक्वल हैं। आप देखें ना, एंगल ए में एंगल बी नहीं प्लस हो सकता, एंगल बी में एंगल सी नहीं प्लस हो सकता। आपको पता है तीनों एंगल्स इक्वल हैं। आप तीनों को एक नाम दे दें, यानी एंगल ए, एंगल बी को क्या नाम दे दें? एंगल ए, एंगल सी को नाम दे दें एंगल ए। शायद आपको इस पॉइंट की समझ नहीं आई होगी, आइए दोबारा समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। आप देख रहे हैं एंगल ए में एंगल बी प्लस नहीं हो सकता, एंगल बी में एंगल सी प्लस नहीं हो सकता। तो आप तीनों एंगल्स को एक नाम दे दें। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तीनों का नाम ए रख सकते हैं, तीनों का नाम बी रख सकते हैं, तीनों का नाम सी रख सकते हैं। तीनों का नाम ए बी सी क्यों रख सकते हैं? बिकॉज तीनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हम तीनों का एक नाम रखेंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल 180। तीनों एंगल्स को आपने एक नाम दे दिया। वन एंगल ए, वन एंगल ए, वन एंगल ए मिलके कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3 एंगल ए। वन एंगल ए, वन एंगल ए, वन एंगल ए मिलके कितने हो गए? 3 एंगल ए। और ये किसके इक्वल आ जाएंगे? 180 डिग्री के। तो आपने तीनों एंगल्स को प्लस कर दिया। जैसे कि आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आपने ए बी सी को एक नाम दे दिया, जैसे कि मैंने आपके सामने ए नाम दे दिया। आप देख रहे हैं कि ये 3 180 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 और 3 60 180। तो स्टूडेंट्स एंगल ए हमारे पास आ गया 60 डिग्री। आप देख रहे हैं एंगल ए हमारे पास क्या अवेलेबल है? 60 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों इक्वल हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पहला दूसरा भी इक्वल कर सकते हैं, दूसरा तीसरा भी कर सकते हैं, पहला तीसरा भी कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट को सेकंड के इक्वल किया। फर्स्ट को सेकंड के इक्वल करने का आपको क्या फ़ायदा होगा, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल ए किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। और एंगल जी किसके इक्वल था? डायग्राम को देखते हैं। आप देख रहे हैं एंगल जी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? जी के इक्वल है। तो आप एंगल बी की जगह क्या लिख देंगे? जी। इस तरह स्टूडेंट्स जी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। जी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। आइए स्टूडेंट्स जरा डायग्राम को दोबारा देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल ए एक पूरा एंगल था। एंगल ए इज अ कंप्लीट एंगल। आपने उसका बाइसेक्टर बना दिया। जो ही बाइसेक्टर बनाया, दो हिस्से बन गए, एक्स और वाई। जो ही आपने बाइसेक्टर बनाया, कितने से बन गए? एक्स और वाई। अच्छा, इसको ज़रा देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। एंगल ए इज इक्वल एक्स प्लस वाई डिग्री। तो आपने देखा जो ही आपने इसका बाइसेक्टर बनाया था तो एक्स किसके इक्वल था? वाई के। दोबारा डायग्राम को देखते हैं। आप देख रहे हैं एंगल एक पूरा एंगल था, आपने इसका बाइसेक्टर बनाया। जो ही आपने बाइसेक्टर बनाया, दो हिस्से हो गए, फर्स्ट वाला x डिग्री, सेकंड वाला y डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं x और y आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एंगल ए वी हैव, एंगल ए आपके पास क्या है ज़रा देखिएगा। एंगल ए हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। तो आप एंगल ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल ए कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। x और आप देख रहे हैं x और y आपस में इक्वल हैं। आप x को रिप्लेस कर सकते हैं y के साथ और y को रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ। तो स्टूडेंट्स आप y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। y को किसके साथ रिप्लेस करेंगे? x के साथ। तो स्टूडेंट्स आपने y को रिप्लेस कर दिया x के साथ। तो यानी अब y की जगह क्या लिख देंगे? x। आप देख रहे हैं 1x प्लस 1x, तो ये स्टूडेंट्स 2x हो जाएंगे। 2 1 2 30 तो इस तरह स्टूडेंट्स x का आंसर हमारे पास आ गया 30 डिग्री। x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आपने देखा x का आंसर भी फाइंड कर लिया, y का आंसर हमारे पास फाइंड करना बाकी रह गया। आप देख रहे हैं x डिग्री, जैसे कि आपको गिवन है x और y इक्वल है। आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y का आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आप बुक पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल LMO एंड LNO फाइंड अननोन्स x एंड y। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ बुक्स हैं जिनमें इसकी वैल्यूज़ गलत लिखी है, कुछ में लिखी ही नहीं, तो मैं आपको इसकी करेक्ट वैल्यूज़ बता देता हूँ। अगर आपकी टेक्स्ट बुक पर ये वैल्यूज़ लिखी है तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज़ आपने बुक पर क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना है। तो आइए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने आपके सामने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, इसका नाम है LMN। तो आपने देखा कि एंगल L का आपने बाइसेक्टर बनाया तो वो बन गया LO। क्या बन गया? LO। इसके बाद आप देख रहे हैं गिवन है आपके पास MO की वैल्यू M और ON की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है 12। दूसरा स्टूडेंट्स 2x + 18 2 + 6 ये अवेलेबल है वैल्यू ऑफ 6। तो स्टूडेंट्स LN की जो लेंथ है, वैल्यू ऑफ LN जो है ये बास बुक पर मिसिंग है, बास पे इसकी वैल्यू गलत लिखी है। तो स्टूडेंट्स इसकी करेक्ट वैल्यू है 18। करेक्ट वैल्यू है 18। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बास टेक्स्ट बुक पर इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बास पर कुछ डिफरेंट लिखी है, मगर इसकी करेक्ट वैल्यू जो है वो 18 है। तो आप इसको बुक पे ठीक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हमें इसको वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ m जो है वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके बाद आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं mn एक फुल लेंथ है, mn एक कंप्लीट लेंथ है। आप इसके दो, आपने देखा इसको आपने हाफ कर दिया, इसके दो हाफ हो गए MO और ON। तो स्टूडेंट्स आपने देखा MO इक्वल होगा ON के। वजह क्या है कि MN पूरी लेंथ थी, इसका फर्स्ट हाफ है MO और सेकंड हाफ है ON। तो स्टूडेंट्स आप MO की लेंथ पुट करेंगे वो M है, और ON की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है 12। इस तरह स्टूडेंट्स M = 12 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम के जो एंड पॉइंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है, एनी पॉइंट है, जैसे L है तो L का एंड पॉइंट बनेगा M, यानी फर्स्ट एंड पॉइंट बनेगा LN और सेकंड एंड पॉइंट बनेगा LN। तो आपने थ्योरम में पढ़ा था कि एंड पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस, इट मींस दैट LM is equal to LN। LM is equal to LN। तो आप देख रहे हैं LN आपके पास है 2x + 6 और LN आपके पास स्टूडेंट्स क्या है 18। LM आपके पास क्या अवेलेबल है 2x + 6 और LN आपके पास क्या है 18। आप देख रहे हैं ये 6 प्लस है, जब ये राइट साइड पर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 6 प्लस है, जो ही ये राइट साइड पर आएगा ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हैं 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 18 में से 6 माइनस किया तो स्टूडेंट्स क्या आ गया 12। आप देख रहे हैं 2 1 और 2 6, इस तरह x का आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क का बोर्ड के पेपर में आता है और लाजमी आता है। आपने इन क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, किसी भी तरीके से इन्हें माइनर नहीं सोचना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, CD is the right bisector of line segment। CD is the right bisector of line segment AB। If AB is 6 cm, then find the length of AL and LB। If ABD is 4 cm, find AD। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, आपको AL और LB की लेंथ फाइंड करनी है, इस तरह BD की लेंथ अवेलेबल है और AD की फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन की डायग्राम है। वैल्यूज़ आपके पास जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स, जो इसका फर्स्ट पार्ट है आप देख रहे हैं, उसमें आपके पास ए बी अवेलेबल है 6 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड दैट ए एल फाइंड करना है आपको और एल बी फाइंड करना है आपको। एक ए एल फाइंड करना है और एक एल बी फाइंड करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ए बी एक फुल लेंथ है, ए बी क्या है, फुल लेंथ है, और ए बी एक टोटल लेंथ है, फुल से मेरा टोटल हो गया। अब आपने सी डी से इसका बाइसेक्टर कर बना दिया, यानी आधी कर दी। फर्स्ट हाफ का नाम ए एल और सेकेंड हाफ का नाम क्या हो गया, बी एल। फर्स्ट हाफ ए एल और सेकेंड हाफ बी एल या एल बी, आप कोई भी इसमें प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए एल और बी एल हाफ है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ए एल इज इक्वल टू एल बी, ये आपको गिवन है। ए एल इज इक्वल टू एल बी। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ए बी एक कंप्लीट लेंथ है, वो बनती किससे है, ए एल प्लस एल बी। आपने देखा ए एल एक फुल लेंथ है, इसके दो पार्ट्स हैं ए एल प्लस एल बी, तो क्या बनेगा ए बी। लेंथ ऑफ ए बी वी हैव 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए एल हमारे पास नहीं है। अब देख रहे हैं ए एल और बी एल आपस में इक्वल है, आप ए एल की जगह एल बी लिख सकते हैं और एल बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एल। तो स्टूडेंट्स हम एल बी को रिप्लेस करने लगे हैं ए एल के साथ। एल बी को आप किसके साथ रिप्लेस करेंगे, ए एल के साथ। अब आप देख रहे हैं 1 ए एल और 1 ए एल मिलके कितने हो जाएंगे, 2 ए एल। 1 ए एल और 1 ए एल मिलके कितने हो जाएंगे, 2 ए एल। आप देख रहे हैं 2 1 जा एंड 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए एल का आंसर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं हमारे पास ए एल का आंसर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। ए एल का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख रहे हैं आपने ए एल का आंसर फाइंड कर दिया, मगर आपको बी एल का आंसर भी फाइंड करना है। यू नो दैट ए एल इज इक्वल टू एल बी। ए एल किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एल बी के इक्वल है। अब क्या करेंगे, आपके पास दोनों में से किसकी वैल्यूज अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ए एल की वैल्यू अवेलेबल है, आप पुट कर देंगे 3 सेंटीमीटर, तो ये स्टूडेंट्स किसका आंसर आ जाएगा, एल बी का आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं एल बी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे कि आप दोबारा देखिएगा एक दफ़ा ताकि समझ आ जाए। आपने देखे ए बी हमारे पास एक फुल लेंथ है, उसके दो पार्ट है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ए बी एक फुल लेंथ है, इसके दो पार्ट है ए एल और एल बी। आप ए एल में ए एल बी को प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। आपने ऐसे ही किया, ए बी में ए बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल बी, और आपको पता है कि ये ए एल और बी एल दोनों हाफ है, वो इक्वल है। तो आपने स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू 6 पुट की जो गिवन है, एल बी को रिप्लेस कर दिया ए एल से। जैसे आप देख रहे हैं ए एल और ए एल 2 ए एल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 6 था, 2 3 जा 6। इस तरह ए एल का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने देखा कि ए एल और एल बी आपस में इक्वल है, आप ए एल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो एल बी का आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे कि अब इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट आपको बी डी गिवन है 4 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं बी से लेके डी तक एक एंड पॉइंट है और आपको पता है ए से लेके डी तक भी एक एंड पॉइंट बनेगा। तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं कि ए डी इक्वल किसके होगा, बी डी के। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए डी का आंसर अवेलेबल नहीं है, बी डी का आंसर अवेलेबल है 4 सेंटीमीटर। बी डी का क्या आंसर आपके पास अवेलेबल है, 4 सेंटीमीटर। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ए डी का आंसर भी आ गया। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स इस चैप्टर की समरी को पढ़ते हैं।
तो आपने देखा इन दिस यूनिट वी स्टेटेड एंड प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स। आपने इस थ्योरम चैप्टर में किन किन थ्योरम्स को और किन किन स्टेटमेंट को प्रूव किया, आइए देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये थ्योरम नंबर 1 आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि कोई पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पे बनाया जाए वो अपने एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है। इसके बाद आपने दूसरी स्टेटमेंट क्या है, आइए देखते हैं। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। जैसे कि आपने पढ़ा सेकंड थ्योरम के अंदर कि अगर एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो अपने एंड पॉइंट से तो वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर बनेगा। इसके बाद आपने तीसरा पॉइंट पढ़ा, द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ये पॉइंट हमने थर्ड थ्योरम में पढ़ा था कि अगर आप एक साइड के राइट बाइसेक्टर बनाएं तो वो स्टूडेंट्स कॉन्करेंट होंगे। तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। इसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। ये आपने फोर्थ थ्योरम में स्टूडेंट्स पढ़ा कि एक पॉइंट अगर एंगल्स का बाइसेक्टर हो, अगर एंगल्स के बाइसेक्टर पे एक पॉइंट हो तो वो अपने दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंस होगा। इसको आपने डिटेल डिस्कस आपने इसके अंदर थ्योरम नंबर 4 में आपने डिस्कस की थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, द पॉइंट inside an angle is equidistant from its arm is on the bisector of it। जैसे कि आपने पढ़ा थ्योरम नंबर 5 में पढ़ा था कि एक एंगल के अंदर एक पॉइंट है और वो अपने आर्म से इक्विडिस्टेंस और आपने प्रूव करना था कि वो पॉइंट बाइसेक्टर बनाता है। तो आपने थ्योरम नंबर 5 में इसको डिटेल डिस्कस जो था वो किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल और कॉन्करेंट। ये थ्योरम नंबर 6 में आपने पढ़ा कि एक ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर जो है वो भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। तो ये थ्योरम नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट मीन टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो आपने ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इसको हमने यूनिट के स्टार्ट में भी पढ़ा था। जैसे आपको याद होगा राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये आप डेफिनेशन के अंदर भी आप कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट का जो बाइसेक्टर है उसकी डेफिनेशन आप इसको यही याद कर सकते हैं, द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट मीन टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। इसके बाद आखिरी पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा ये था, बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल मीन टू draw a ray to divide the given angle into two equal parts। ये आपने बाइसेक्टर ऑफ एंगल के लिए डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन खुद भी बताई थी एंड उसके अलावा मैंने खुद भी एक डेफिनेशन बताई थी, a ray which divides an angle into two equal parts is called bisector of an angle or angle bisector। तो स्टूडेंट्स आप ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, an angle which a ray which divides an angle into two equal parts is called bisector of an angle। आप बाइसेक्टर ऑफ एंगल की डेफिनेशन ये तैयार कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। है। आपने थ्योरम्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है बिकॉज 8 नंबर का थ्योरम पेपर में आएगा। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, क्वेश्चन नंबर 9 एज अ क्वेश्चन नंबर 9 आएगा पेपर में। कंपलसरी क्वेश्चन होगा, लाजमी सवाल करना होगा। अकेला ऐसा क्वेश्चन होगा जो पेपर में 8 नंबर का आएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको समझनी होगी। सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना है, फिर डायग्राम बनानी, फिर आपको गिवन प्रूव करना है, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर प्रूफ की तरफ जाना है। तो मैंने मार्क्स के बारे में भी बताया था, 1 नंबर डायग्राम का होगा, 1 गिवन का होगा, 1 2 प्रूफ का, 1 कंस्ट्रक्शन का और 4 नंबर इसके जो हैं वो प्रूफ के होंगे। यानी 2 नंबर 4 नंबर होंगे। आप ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट और रीजन के मिला के 4 नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है। थ्योरम की प्रेजेंटेशन आउट क्लास होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन करते वक्त आप सबसे पहले थ्योरम को अटैम्प्ट करें बिकॉज उसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं। जब आप लास्ट पे थ्योरम को अटैम्प्ट करते हैं तो आप
मेंटली और फिजिकली थक चुके होते हैं, इसलिए थ्योरम आपसे ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं रिकमेंड यही करूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप थ्योरम को सबसे पहले अटैम्प्ट करें, डायग्राम को आप पेन के साथ ड्रॉ करें, स्केल के साथ, और इसकी प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।